नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया देश हित का। आपके साथ मैं अमन चोपड़ा। खबरों का मेन्यू कार्ड एक बार जल्दी से आपको दिखा देते हैं। आपके लिए देश हित देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ सेकंड्स बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं दीदी की राजनीति का गोत्र क्या है। दीदी की राजनीति का गोत्र क्या है दिखाएंगे आपको। और चंद्रमा ने दुनिया को महंगाई से बचाया, कैसे बचाया, क्या स्टोरी। 8:27 शुरुआत हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के मतदान के लिए थम गया आज चुनाव प्रचार। 1 अप्रैल को बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी घंटे में ममता बनर्जी ने खेला गोत्र कार्ड। चुनावी सभा में अपना गोत्र शांडिल्य बताया। बीजेपी बोली ममता पर जनता को विश्वास नहीं। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी ने दम भरा। शुभेंदु अधिकारी के लिए अमित शाह ने रोड शो किया। ममता बनर्जी के रोड शो में लगे जय श्री राम के नारे। 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा चुनावी हिंसा का दौर। मोइना से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर हमले के लिए टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार। तमिलनाडु की धरती से बंगाल की सियासत। शोभा मजूमदार की मौत पर धारापुर की रैली से पीएम मोदी का हमला। कहा टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। मौत पर चुप क्यों है कांग्रेस। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी का जवाब दिया है। कहा है पाकिस्तान पड़ोसी मुल्कों से शांति चाहता है। चिट्ठी में लिखा जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों का हल चाहता है पाकिस्तान। पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कल शरद पवार के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया जाएगा। एनआईए ने सचिन वजह की 7वीं कार को बरामद कर लिया है। मनसुख हिरेन हत्याकांड में वजह के सहयोगी विनायक शिंदे और नरेश गौड़ को 7 अप्रैल तक एनआईए रिमांड में भेजा गया। होली के दिन डिप्रेशन में नोएडा 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। जी हां, खुदकुशी करने वालों में 20 से 45 साल के इंजीनियर से लेकर हाउसवाइफ हैं। राजनीति के गोत्र की बात करते हैं। आप सोचिए ना कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि चुनाव के वक्त ही नेताओं का गोत्र आपको पता चलता है। 2019 में राजस्थान चुनाव के वक्त याद करिए, राहुल गांधी ने अपना गोत्र बता दिया था। उन्होंने कहा था कि वो कौल ब्राह्मण है, दत्तात्रेय गोत्र है उनका। तब राहुल गांधी का नेताओं का गोत्र पता लगता है। जब चुनाव आया गोत्र लाया। अब देखिए बंगाल में चुनाव आया, गोत्र लाया। 2021 में ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में अपना गोत्र बता दिया। देशहित में सवाल यह कि दीदी को नंदीग्राम में, ध्यान से सुनिएगा सवाल, कि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, आखिरी मौके पर अपना गोत्र बताने की जरूरत क्यों पड़ी। ममता का गोत्र बताना क्या संकेत देता है। क्या यह मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों के खिलाफ दीदी की हिंदुओं को संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि उन पर आरोप लगते हैं तुष्टीकरण के, बीजेपी लगाती है। अब ये उसकी काट है क्या कि मेरा गोत्र तो, मैं तो ब्राह्मण की बेटी हूं और मेरा गोत्र तो शांडिल्य है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, हिंदू विरोधी होने के आरोप जो उन पर लगते हैं, ये संभवतः उसकी काट के तौर पर ममता बनर्जी ने आज अपना गोत्र बताया कि मैं शांडिल्य गोत्र की हूं। मैं तो पुरोहित के पास गई, मैंने उनसे पूछा मेरा गोत्र क्या है, ये ममता बनर्जी ने कहा। दूसरी बड़ी चीज, बीजेपी के लिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन वोटों का ना हो जाए। 70% उधर चला गया तो दीदी के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए दीदी कह रही है मेरा भी गोत्र जो है वो शांडिल्य है। तो दूसरी बड़ी चीज, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण ना हो। तीसरी बड़ी चीज, नंदीग्राम में 70% हिंदू वोटर से एक डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने की कोशिश कि मुझे तुष्टीकरण को लेकर मेरे को इतना कुछ कहा जाता है, मैं ऐसी नहीं हूं भी, मैं तो दुर्गा सप्तशती पाठ भी करती हूं, चंडी पाठ भी करती हूं, मंदिर जाती हूं, अपना गोत्र बताती हूं। चौथी बड़ी चीज, गोत्र से हिंदू वोट साधने की ये नई कोशिश है। ये 70% में सेंध लगाने की कोशिश है जो बीजेपी दावा करती है उनके पास है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जय श्री राम के नारों से चिढ़ने पर यह डैमेज कंट्रोल भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जय श्री राम से चिढ़ से तुष्टीकरण और शांडिल्य गोत्र बताने से एक मैसेज भी देने की यहां पर कोशिश की गई है हिंदू वोट बैंक को। এই যে আমি আসছিলাম সকালে, কয়েকটা চ্যাংড়া স্লোগান দিচ্ছিল আমায় দেখে। আমি বললাম হরিদাস খায় না মাথায় দেয়, এদের দিকে তাকানোই খারাপ, তাকাতে নেই। वही ममता बनर्जी दोपहर होते होते अपना गोत्र बताने लगी।
नंदीग्राम की चुनावी सभा में ममता ने बताया कि आज उनके पंडित ने उनका गोत्र पूछा तो उन्होंने कहा कि वैसे तो उनका गोत्र मां माटी मानुष है, लेकिन वैसे उनका गोत्र शांडिल्य है। ठाकुर मशाई ठाकुर मंदिर छवि নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন মা তোমার গোত্রটা বলবে। আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই মা তোমার গোত্রটা কি। আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে। तो क्या वजह है कि ममता दीदी को चुनाव के वक्त ही गोत्र याद आया? क्यों उन्हें सार्वजनिक सभा में अपना गोत्र बताने की जरूरत पड़ी? क्यों पहले आंदोलन को अपना गोत्र बताने वाली दीदी को सार्वजनिक तौर पर बताना पड़ा कि वो ब्राह्मण हैं, शांडिल्य गोत्र से हैं? गोत्र इसलिए याद आ रही जब कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। खास पेज में जो चुनाव हुआ है उससे उनको पता चल गया बंगाल की जनता उन्हें चाहती नहीं है और वो परिवर्तन की तरफ चल पड़ी है। मुझे लगता है कि इसलिए वो लोग सेकंड फेज की दूसरी तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ये सियासत का गोत्र है, क्योंकि दीदी बंगाल में जिंदगी की सबसे मुश्किल राजनीतिक लड़ाई लड़ रही हैं। जय श्री राम के नारों से चढ़ने वाली ममता पर हिंदू विरोधी होने का आरोप है। टीएमसी के नेता पाकिस्तान का जिक्र करके दीदी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। दीदी राजनीतिक हिंसा के आरोपों में बुरी तरह से फंसी हैं। आरोप लग रहे हैं कि दीदी के राज में बुजुर्ग महिलाएं मारी जा रही हैं, बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक वृद्ध मां को पीट पीट कर मारा जाता है। कल उनकी भी मदमुदार माई की कल मृत्यु हो गई और ममता दीदी स्वयं महिला सुरक्षा की बात करती। एक कॉन्ट्राडिक्शन को बंगाल की जनता भली भांति जानती है। ऐसे माहौल में दीदी समझती हैं कि बंगाल में हिंदू वोटों के बिना सत्ता की चाबी नहीं मिल सकती। दीदी जानती हैं कि बंगाल में 30% मुस्लिम वोट उन्हें चुनाव नहीं जिता पाएंगे, क्योंकि इस बार के चुनाव में फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों के बड़े दावेदार हैं। इसीलिए दीदी पहली बार नंदीग्राम से चुनाव का पर्चा भरने से पहले मंदिर मंदिर गईं। और आज नंदीग्राम में पहली बार अपना गोत्र भी बताया। हिंदी लैंग्वेज यूज करता है, उसका कोई बात पर कोई आंसर नहीं बोला और कथार उत्तर देव ना बेगमेर कथार उत्तर नहीं, उत्तर नंदीग्राम देवे 1 तारीखे 2 तारीखे गणनाएं बोली। दीदी के खिलाफ पाकिस्तान बीजेपी के चुनाव अभियान का एक बड़ा मुद्दा है। दीदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि उनकी लड़ाई बंगाल को बांग्लादेश में बदलने से रोकने की है और अगर टीएमसी इस बार जीती तो ममता बंगाल को मिनी पाकिस्तान में बदल देंगी। আর তার দলের নেতা নানুরেল আলম খান বলছেন আমরা চাইলে 4টা পাকিস্তান করব। এই পার্টিকে কোনো ভারতীয় ভোট যারা ভারত মাতার প্রকৃত সন্তান ভোট দিতে পারে না। और इस चुनाव में ममता की सबसे बड़ी चुनौती हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण रोकने की है। इसीलिए दीदी मंदिर भी जा रही हैं, चंडी पाठ भी कर रही हैं। अपना गोत्र भी बता रही हैं और खुद को बंगाल की भूमि कन्या भी बता रही हैं। पूजा मेहता और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, पहले चरण में चोट पर वोट, दूसरे चरण में गोत्र पर वोट। आरोप है कि नंदीग्राम के संग्राम के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने एक साथ हिंदू और मुस्लिम वोट साधने की कोशिश की। देखिए, ममता बनर्जी का डबल गेम आपको समझाते हैं। जय श्री राम से चिढ़, जो उन्होंने नारा लगाने वालों को घटिया कहा, राम भक्तों को घटिया कह के उन्होंने 30% मुसलमान वोटों या आप कह लीजिए तुष्टीकरण करने की कोशिश की, उनको साधने की कोशिश की। शांडिल्य गोत्र बताकर 70% हिंदू वोट साधने की उन्होंने कोशिश की। तो दोनों तरफ दो नावों की सवारी, कहीं ना पड़ जाए भारी, ना माया मिली ना राम वाली ना हो जाए स्थिति। लेकिन ये पॉलिटिक्स आपको समझनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स डिकोड करने वाली ये 2 विंडो आपके सामने। आज ही के दिन
श्री राम के नारे लगाए गए, जय श्री राम के, उन्होंने कहा कि वो नारे लगाने वाले जो है वो घटिया लोग थे। ये एक तरीके से ये तुष्टीकरण के तहत संभवतः किया गया। 30% को साधा और शामिल गोत्र बताकर 70% हिंदू वोटों को साधने की कोशिश की गई। देखिए, समझिए कि नंदीग्राम ममता बनर्जी की जिंदगी का सबसे मुश्किल संग्राम क्यों है, क्योंकि आज अमित शाह ने भी कह दिया कि आप नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा दीजिए, बंगाल चुनाव हम अपने आप जीत जाएंगे। मतलब नंदीग्राम जीते तो बंगाल, बीजेपी ये मानकर चल रही है जो जीतेगा नंदीग्राम वही जीतेगा बंगाल। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुवेंदु अधिकारी के लिए चुनाव जिंदगी का सबसे अहम चुनाव क्यों है, सबसे बड़ा संग्राम नंदीग्राम क्यों? नंबर 1 टीएमसी के लिए और बीजेपी के लिए। देखिए, ममता अगर हार गई ममता तो करियर दांव पर, शुवेंदु अगर हार गए तो बंगाल में साख दांव पर, मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए। ममता अगर जीत गई तो विपक्ष में आप समझ लीजिए मोदी के खिलाफ सबसे दमदार चेहरा ममता बनर्जी होंगी अगर हरा दिया हम, क्योंकि लड़ाई मोदी वर्सेस दीदी हो गई है। और अगर शुवेंदु जीते तो सीएम पद के वो दावेदार, व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली देखा जाए सीएम को अगर हरा दिया उन्होंने तो वो जायंट किलर के तौर पर उभरेंगे। ममता बनर्जी अगर जीती तो मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा शुवेंदु अगर जीते तो विपक्ष का मतलब जो है वो और मजबूत होंगे अगर शुवेंदु अधिकारी जीतते हैं। जीतने पर बागी नेताओं को सबक, अगर ममता बनर्जी जीतती है, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, पूरी टोली खाली हो गई, उनको सबक होगा। अगर शुवेंदु अधिकारी जीते हैं तो बागियों को जोड़ने की रणनीति सफल साबित होगी। भारत के पूर्व में एक पड़ोसी मुल्क है म्यांमार, वहां भयानक राजनीतिक हालात है। पूरे म्यांमार की जनता सड़कों पर है, सेना जब मर्जी तब कत्लेआम कर रही है। 2 महीने में 500 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया। हालात बिगड़ते जा रहे हैं लेकिन दुनिया खामोश है। सुपर पावर मुल्क तमाशा देख रहे हैं और शायद आपको पता नहीं कि दुनिया पर इसका असर पड़े ना पड़े, भारत पर इसका असर पड़ने लगा है, क्योंकि भारत म्यांमार का निकटतम पड़ोसी है। अब वहां अस्थिरता के हालात है तो लोग भागकर भारत में घुस रहे हैं। ये जो शरणार्थी समस्या जो है, खतरे की बात यह है कि म्यांमार में अस्थिरता के पीछे चीन की चालबाजियां सामने आने लगी है। भारत के लिए खतरे की सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि म्यांमार में अगर सेना सत्ता में रह गई तो चीन भारत के दरवाजे पर आकर बैठ जाएगा। अगर जो सैन्य तानाशाही वहां पर शुरू हो चुकी, अगर वो बरकरार रही तो भारत के लिए भी खतरे की घंटी। पिछले 2 महीने से म्यांमार सुलग रहा है। एक तरफ आम जनता है जो लोकतांत्रिक आजादी छोड़ना नहीं चाहती, दूसरी तरफ सेना है जो बंदूक और बूट तले म्यांमार के सपने कुचलना चाहती है। आवाज उठाने वालों को तानाशाह आर्मी शहर में मार रही है, सड़कों गलियों में मार रही है, यहां तक कि मोहल्लों में घुस घुस कर मार रही है। एक दिन में 100 से ज्यादा लोग मार डाले जा रहे हैं। जिनमें जीत का जुनून है वो सेना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग डर के मारे म्यांमार छोड़ रहे हैं। सेना के डर के मारे म्यांमार के निवासी पड़ोसी देशों में शरण मांग रहे हैं। कुछ शरणार्थी थाईलैंड की ओर जा रहे हैं और बड़ी तादाद में म्यांमार निवासी भारत की ओर भाग रहे हैं। भारत के 4 राज्य म्यांमार की सरहद पर हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड और मणिपुर से लेकर मिजोरम तक की सरहद म्यांमार से सटी है। इनमें से मिजोरम और मणिपुर में बड़ी तादाद में म्यांमार से शरणार्थी पहुंच रहे हैं। दोनों राज्य उन शरणार्थियों की हर संभव मदद भी कर रहे हैं, लेकिन शरणार्थियों की दोगुनी रफ्तार से बढ़ती तादाद भारत के लिए चिंताजनक है। वैसे म्यांमार की हालत पूरी दुनिया जान रही है, लेकिन चुपचाप तमाशा देख रही है। लाचार होकर म्यांमार के लोग हर मंच से अपना दर्द बयां कर रहे हैं। जैसे ये ब्यूटी पेजेंट हान ले हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता में बतौर मिस म्यांमार हिस्सा ले रही थी, लेकिन मंच पर जब इन्हें बोलने का मौका मिला तो ये तकरीबन रो पड़ी।
Please help Myanmar. We need your urgent international help right now. इस लड़की के बयानों से आप समझ सकते हैं कि म्यांमार के लोगों की क्या हालत है। बंदूक के आगे लोकतंत्र कैसे हार रहा है, लेकिन पूरी दुनिया चुप है। अमेरिका प्रतिबंधों की बात ही कर रहा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ट्वीट करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि म्यांमार का दूसरा पड़ोसी चीन जनरल मिन आंग लैंग की सैनिक तानाशाही पर चुप है। पश्चिमी दुनिया में शक है कि म्यांमार के हालात के पीछे चीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया म्यांमार में लोकतंत्र की लूट पर फिक्रमंद थी तो चीन चुप्पी साधे बैठा था, कहता था ये म्यांमार का अंदरूनी मामला है। फिर जब यूएन सेक्रेटरी काउंसिल में म्यांमार के हालात पर प्रस्ताव पास होने लगा तो चीन ने प्रस्ताव को वीटो कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि म्यांमार के हालात चीन को क्यों सूट कर रहे हैं, और आखिर वो कौन से कारण हो सकते हैं कि चीन म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार की जगह सैन्य तानाशाही को बढ़ावा दे सकता है। जानकार शक जताते हैं कि इसके पीछे चीन का मिशन म्यांमार हो सकता है, जिसमें चीन अपने यूनान प्रांत से बंगाल की खाड़ी तक रेल रूट बिछाने के प्लान पर काम कर रहा है। चीन की मंशा है कि वो अपने यूनान प्रांत के रुइली इलाके से म्यांमार को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़े। इस प्लान में चीन पहले यूनान से म्यांमार के नॉर्दर्न चान इलाके की राजधानी मूजे तक रेल लाइन बिछाना चाहता है। फिर मूजे से मैंडले होते हुए उसे पश्चिमी म्यांमार के रखाइन इलाके तक पहुंचा दिया जाए, जहां क्यो कफ्यू पोर्ट है। खबर कोरोना संक्रमण की, वो कोरोना जो लोगों की लापरवाही के कारण तेजी से फैल रहा है। बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहले दिल्ली के आंकड़ों पर नजर आए, इसके बाद दिल्ली के अस्पतालों का हाल हम आपको बताएंगे, जहां बेड को लेकर एक बार फिर मारामारी है। बीते 24 घंटों में नए केसेस की बात करें तो 1904 नए केसेस आए। बीते 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हो गई है। संक्रमण दर की बात करें तो 2% से अधिक है। एक सप्ताह में पॉजिटिव केसेस की, यानी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों की बात करें तो 10,000 के करीब है। इससे पहले जरा सोचिए, 13 दिसंबर 2020 यानी पिछले साल एक दिन में नए केसेस की संख्या 1984 रही। दिल्ली में कोरोना के इन बढ़ते मामलों के बाद सबसे बड़ी समस्या अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर है। दिल्ली के 2 अस्पतालों की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। हालांकि दिल्ली सरकार अब भी ये भरोसा और आश्वासन दे रही है कि आईसीयू बेड की संख्या को रिव्यू करेंगे और इसे अभी दूसरी लहर नहीं कहा जाता। मेरे ताऊ जी को कोविड के लक्षण दिख रहे हैं, तो मैं दिल्ली सरकार ऐप पे जब मैंने वो देगा सीट अवेलेबल, तो इसमें 300 सीट हैं बेड और 255 खाली है, लेकिन इन्होंने ये बेड अवेलेबल नहीं दे रहे हैं। ये एक अजीब सी उलझन है दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रहने वाले राजीव की। दिल्ली सरकार के ऐप पर कोरोना मरीजों के लिए बेड खाली दिख रहे हैं, लेकिन राजीव जब कोरोना वायरस से पीड़ित अपने ताऊ जी को लेकर एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे तो वहां इन्हें एक भी बेड नसीब नहीं हुआ। राजीव का आरोप है कि उल्टे अस्पताल वालों ने उन्हें मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने को कह दिया। फोन लगाया था, फोन पे ये कह रहे हैं कि बेड खाली नहीं है और ये हमें राजीव गांधी के लिए बोल रहे, राजीव गांधी चले जाओ, राजीव गांधी हॉस्पिटल। राजीव की बात में कितनी सच्चाई थी, जी मीडिया संवाददाता वैभव परमार ने नाम बदलकर एलएनजेपी अस्पताल में फोन किया और इसकी पड़ताल की। हेलो मैम, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैम, हमारे घर में एक कोविड पेशेंट है, मतलब उनको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अभी उनको एलएनजेपी में हम एडमिट कराएं। तो आप बता सकते हैं आपके यहाँ पर बेड्स वगैरह खाली हैं या नहीं? 1 मिनट रुकिए। एलएनजेपी में कह रहे हो पेशेंट को कोविड का? क्या? हेलो, वो बोल रहे हैं अभी तो घर पे हम लाना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी, वो एलएनजेपी में हम एडमिट कराएं, तो आप बता सकते हैं आपके यहाँ पर बेड्स वगैरह खाली हैं या नहीं? 1 मिनट रुकिए। एलएनजेपी में कह रहे हो पेशेंट को कोविड का? क्या? हेलो, वो बोल रहे हैं अभी तो घर पे हम लाना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अभी ना राजीव गांधी को लेके जाओ। कहाँ पर? राजीव गांधी हॉस्पिटल। क्यों, यहाँ पर क्यों नहीं मैम? नहीं, यहाँ पे
भी नहीं ले रहे पेशेंट को अभी। यानी कि राजीव की बात तो सच निकली। अब सवाल है कि क्या दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों का यही हाल है? जी न्यूज संवाददाता वरुण भसीन ने दिल्ली सरकार के ऐप को खोला, वहां क्या दिखा आप भी सुनिए। ये नॉर्दर्न रेलवे का पहला अस्पताल आपको नजर आएगा। उसके बाद अगर आप होली फैमिली हॉस्पिटल ओखला की बात करें तो वहाँ 8 में 3 बेड ही सिर्फ खाली हैं। उसके बाद बहुत से ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं। सरकारी अस्पतालों में अभी भी कोविड के वेंटिलेटर वाले बेड खाली हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल शालीमार बाग की मैं बात करूँ तो वो वहाँ पर एक भी बेड खाली नहीं है। मैक्स एसएस हॉस्पिटल शालीमार बाग की बात करें, वहाँ पर भी एक भी बेड खाली नहीं है वेंटिलेटर का। यानी कि कोविड पेशेंट अगर वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका की तरफ जाएंगे तब भी वहाँ नहीं मिलेगा। यानी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में ये बात भी पता चली कि दिल्ली में सिर्फ सरकारी अस्पताल ही नहीं बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड की भारी कमी हो गई है। इसलिए जी मीडिया संवाददाता वैभव परमार ने इस बार नाम बदलकर पटपड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल में फोन मिलाया। फोन पर हुई बातचीत आपको सुननी चाहिए। हाँ सर बताइए। सर बेड्स वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं आपके यहाँ पर? सर पेशेंट को क्या इशू है? हाँ पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है सर? सर पेशेंट को कोविड सिम्टम्स हैं। ओके सर, लेकिन कोविड के अभी फिलहाल बेड आई थिंक आपने पहले भी फोन किया होगा। हाँ क्या है पेशेंट का? सर वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी। पेशेंट का नाम आकाश जैन है। जी अभी फिलहाल तो नहीं है सर, कोई डिस्चार्ज अभी डिले नहीं है हमारे। बट सर आपके यहाँ पर तो जो दिल्ली गवर्नमेंट का दिल्ली कोरोना ऐप है उसमें तो बता रहा है कि मैक्स जो पड़पड़गंज हॉस्पिटल है उसमें तो 79 बेड्स अवेलेबल बता रहा है। नहीं सर मेरे पास अभी नहीं है फिलहाल सर। क्या कारण है सर? ऐसे में फिर कोविड पेशेंट्स जाएंगे कहाँ? मतलब ऑलरेडी फुल है सर मेरे पास। जो कोविड पेशेंट है वो अभी हिले नहीं है ना रूम से ना इसे। दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भरोसा दिला रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में सभी आईसीयू बेड की फिर से समीक्षा की जाएगी। आगे जैसी जरूरत होगी वैसे कदम उठाए जाएंगे। पूरी तरह से कड़ाई बरती जा रही है और जितनी भी इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वो भी जागरूक किया जा रहा है। मैं फिर से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मास्क जरूर लगाएं। मास्क की वजह से हम सुरक्षित सकते हैं। बेड्स को आज रिव्यू किया जाएगा और आज ही इसके लिए इंतजाम किए जाएंगे। तो इसको देखो लहर तक कहने के लिए मुझे लगता है 1 हफ्ता आपको वेट करने दोनों जगह से हैं, दिल्ली के भी हैं बाहर के भी पेशेंट है। जितने भी जो सीरियसली इल हैं वो सारे दिल्ली ही आते हैं। दिल्ली सरकार कुछ भी कहे लेकिन ये सच है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद हालात बिगड़े हैं। अस्पताल में बेड्स की कमी है। ऐसे में हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली से वैभव परमार और वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। जी न्यूज़ पर हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं, मास्क लगाइए, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कीजिए, बार बार हाथों को धोइए और सैनिटाइज कीजिए क्योंकि सावधानी ही मौजूदा हालात में बचाव है। अब एक ऐसी खबर जो देश के हर माता पिता को गौर से देखनी चाहिए। आपकी तनाव भरी जिंदगी का शिकार आपके बच्चे तो नहीं हो रहे हैं, इसका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आपसे क्यों कह रहे हैं जरूरी है, इसे समझाएंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की खबर के माध्यम से। इंदौर में एक दंपति के बीच तलाक का केस चल रहा है। उसके तनाव में हिंसा का शिकार 6 साल की बच्ची हो रही थी। अपनी ही बेटी को मां इस कदर पीटती थी कि अब वो बच्ची मां कहने से भी डरती है, उसे देखना नहीं चाहती और ना ही उसके पास जाना चाहती है। तो मम्मी के साथ जाना चाहती हो क्या? तो किसके साथ रहना चाहती हो? 6 साल की फूल सी बच्ची है, इतनी सहमी है कि ठीक से बोल भी नहीं पाती। आरोप है कि इसकी ये हालत इसकी मां ने पीट पीट कर की है। सुनिए। कि मम्मा आपको क्यों मारती थी? क्योंकि मैं ना बताऊं उनकी बात नहीं सुनती थी ना। क्या कहती थी वो? क्या बात, क्या नहीं मानती थी? कौन सी बात नहीं मानती थी? ना मम्मी बोलती कि बाहर मत जाओ, तो इसके लिए मैं उनकी बात नहीं सुनना तो मारते। अच्छा, तो पापा मना करते थे आपको? ये बच्ची इंदौर की है। ये अपने घर में नहीं रहती। इसे सरकारी बाल संरक्षण आश्रम में रखा गया है। इससे बातें करें तो पता चलता है कि इसने कितना जुल्म सहा है, वो भी अपनी ही माँ के हाथों। और इस प्रताड़ना की वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मम्मी का नाम लेना भी नहीं पसंद करती है और ऐसे ही कुछ क्या तो है कि अभी दोनों का हस्बैंड वाइफ का डाइवर्स का कुछ चल रहा है। कहानी कुछ ऐसी है कि इस बच्ची की पिटाई से परेशान पड़ोसियों ने चाइल्ड लाइन टीम को खबर दी। टीम पहुंची तो बच्ची ने अपनी मां का कच्चा चिट्ठा खोल डाला।
बात पुलिस तक पहुंची और फिर इंदौर के एरोड्रम थाने में केस दर्ज हो गया। 6 वर्षीय बालिका की तरफ से एक अपराध पंजीबद्ध हुआ जिसको चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू किया था। बच्ची को चोट है और उसको जो है प्रताड़ना हिंसा की गई है। उसके आधार पर MLC कराई गई और फिर धारा 75 JJ एक्ट और 323 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है मां के खिलाफ। केस दर्ज होते ही बाल कल्याण समिति ने बच्ची को संरक्षण आश्रम में भेजने का फैसला किया, जिसके बाद 14 जनवरी से ही बच्ची इसी आश्रम में रह रही है। फादर के साथ बिल्कुल वो जाना चाहती है, फादर को बुलाती है, फादर से फ़ोन पे मैं उससे बात भी करवाती हूँ। बाकी बच्चे हमारे पास बहुत अच्छे से रह रही है। हैरानी की बात यह है कि घर में बच्ची अपनी मां के हाथों ही हिंसा की शिकार हो रही थी और उसे घर का कोई और शख्स रोक नहीं पा रहा था। गनीमत रही कि पड़ोसियों ने चाइल्ड लाइन तक बात पहुंचाई, वरना मां की कुंठा का जहर झेलते झेलते इस बच्ची का बचपन झुलस जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अपने बच्चों को अपने तनाव से बचा कर रखिए। अब देश हित में दुनिया को राहत देने वाली खबर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्गो शिप आखिरकार सुएज कनाल से निकल गया है। इसकी वजह से समुद्र का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम खत्म हो गया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी लंबाई वाले जहाज को निकालने में ना क्रेन काम आई, ना बुलडोजर और ना ही दुनिया की कोई आधुनिक मशीनरी। ये कार्गो शिप चंद्रमा की मदद से निकाला गया। दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर इस जहाज को निकालने के लिए सुपर मून का इंतजार कर रहे थे। सुपर मून की वजह से सुएज कनाल में लहरें उठी। MV एवरग्रीन नाम का ये जहाज सुएज कनाल से निकाला गया। दुनिया समंदर के जिस ट्रैफिक जैम में 6 दिन से फंसी थी, चंद्रमा की वजह से वो ट्रैफिक जैम खुल गया और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्गो शिप MV एवर गिवन आगे बढ़ गया। छह दिन तक इस कार्गो शिप की वजह से एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली सुएज कैनाल बंद थी। सुएज कैनाल के बंद होने की वजह से दुनिया को हर घंटे करीब 2800 करोड़ के ट्रेड का नुकसान हो रहा था। इस सुएज कैनाल में फंसने की वजह से कच्चे तेल की कीमत 2.5% तक बढ़ गई थी। एवर गिवन के फंसने की वजह से दुनिया में टॉयलेट पेपर की किल्लत होने वाली थी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को माल पहुंचाने के लिए शिप और कंटेनर नहीं मिल रहे थे। सुएज कैनाल में कार्गो शिप के फंसने और निकलने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। सुएज कैनाल में करीब 400 मीटर लंबा यह जहाज 23 मार्च को इस तरह से फंस गया था। वजह थी एक तूफान, यानी यह जहाज प्रकृति की वजह से फंसा और प्रकृति यानी सुपर मून ने ही इस जहाज को निकाला भी। लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि यह जहाज कितना लंबा है, जिसकी वजह से समंदर में ट्रैफिक जैम हो गया और सबसे व्यस्त सुएज कैनाल से यातायात बंद था। एवर गिवन नाम का यह कंटेनर शिप 400 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है। इसकी लंबाई को आप ऐसे समझिए जैसे 36 बसें एक साथ एक सीध में खड़ी कर दी जाएं। एफिल टावर की लंबाई से आप इस जहाज की लंबाई का अंदाजा लगाना चाहें तो यह जहाज एफिल टावर से भी 100 मीटर लंबा है और अमेरिका की 381 मीटर ऊंची इमारत एम्पायर स्टेट से भी 19 मीटर लंबा है। यह कार्गो शिप पिछले मंगलवार यानी 23 मार्च को सुएज कैनाल में तिरछे में फंस गया था। सुएज कैनाल लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। सुएज कैनाल की चौड़ाई मात्र 300 मीटर है, इसीलिए सुएज कैनाल जाम हो गई। शिप को सीधा करने के लिए भारी भरकम क्रेन लगाई गई, बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ, 24 घंटे रेत निकाली गई, लेकिन जहाज सीधा नहीं हुआ। इसके बाद इंजीनियर्स चंद्रमा से मदद का इंतजार करने लगे। इंजीनियर्स को उम्मीद थी कि हाई टाइड की वजह से जल स्तर 1.5 फुट तक बढ़ जाएगा। हाई टाइड की वजह से समंदर में तेज लहरें उठेंगी और सुएज नहर में अचानक पानी बढ़ने लगेगा।
इंजीनियर्स ने जो सोचा था वही सच हुआ। सुपरमून ने 6 दिन से फंसे जहाज को सीधा कर दिया और दुनिया जिस ट्रैफिक जैम में फंसी थी उससे आजादी मिल गई। रविवार की रात 10 टग बोट की मदद से जहाज को फिर से सीधा करने में कामयाबी मिली। जहाज सीधा होने की खुशी में वहां खड़े दूसरे जहाजों ने हॉर्न बजाकर जश्न मनाया। सुएज कैनाल में अभी ट्रैफिक जाम सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि इस नहर के दोनों ओर 350 से ज्यादा जहाज पहले से आगे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि किस तरह कंटेनर शिप एमवी सुपरगिवन ने सब कुछ ठप करके रख दिया सुएज कैनाल में। आपको ये भी समझना है कि दुनिया के लिए सुएज कैनाल इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी अहम, महत्वपूर्ण क्यों है। उसका जाम होने से दुनिया में किस तरह से महंगाई का खतरा बढ़ सकता है, जरा इस मैप के माध्यम से समझिए। दुनिया में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ने लगते और दुनिया को हर घंटे 2800 करोड़ का नुकसान होता। देखिए, हम आपको डिस्टेंस के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये कैनाल कितनी इंपॉर्टेंट है। यूरोप और एशिया, इन दोनों को जोड़ने वाला एक बहुत अहम चैनल है ये सुएज कैनाल। इसकी लंबाई 193 किलोमीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान से देखिए। लंबाई 193 किलोमीटर, चौड़ाई 300 मीटर। और अगर ये रूट किसी कारण से बंद हो जाता है तो ब्रिटेन से मुंबई तक जहाज को करीब 21,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। सोचिए, ब्रिटेन से मुंबई तक की दूरी करीब 21,000 किलोमीटर। वहीं जब ये चैनल खुला रहे तो दोनों देशों की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर 11,482 किलोमीटर। तो 11,482 किलोमीटर अगर सुएज कैनाल ऑपरेशनल हो तो समझ लीजिए ये जो ट्रैफिक जाम है सुएज कैनाल के खुलने से, कंटेनर शिप के हट जाने से, सिर्फ दुनिया को नहीं, हमें और आपके लिए, सबके लिए राहत है, क्योंकि दुनिया महंगाई के एक बड़े खतरे से बच गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.